इवनिंग ऑल ऑफ यू। और माई एचबी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैसे एक एनएडी मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल पे हमारी कैसे हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट करती है, और क्या इंसान उसके बिना मर सकता है या कितने दिन तक जिंदा रह सकता है यदि वो शरीर से बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। तो इन सारे पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे, और कैसे हमारी हेल्थ को एनएडी नाम का मॉलिक्यूल हम हेल्थ को, यानी कि हम जिंदा हैं या हेल्दी हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे वो कंट्रोल करता है। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पानी है, आप समझ ही गए हो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए वाटर है, उसके सेकंड नंबर पे यदि इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एनएडी है। अक्सर आपने सुना होगा कि आज तक किसी को साइनाइड का टेस्ट नहीं पता लगा, कि आदमी जस्ट टच करता है और विदा हो जाता है, यानी कि ऑन स्पॉट पे उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा कैसे होता है? देखिए, हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन चेन साइकिल होती है। यदि इलेक्ट्रॉन चेन साइकिल को ब्रेक कर दिया जाए तो हम उसी टाइम पे स्पॉन्टेनियस हमारी डेथ हो सकती है। अब जो इलेक्ट्रॉन चेन साइकिल है, वो बेसिकली एनएडी प्लस के कारण ही वो इलेक्ट्रॉन की साइकिल हमारी मेंटेन होती है। एनएडी ही उसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को की साइकिल को मेंटेन करता है। सो इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे जब हम कोई चीज खाते हैं वो कहाँ जाती है, कैसे कैसे वो बॉडी में यूटिलाइज होती है, कैसे मतलब कैसे हमारी बॉडी जिंदा है, उन रहस्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो आप थोड़ा सा उसको कोरिलेट ज्यादा कर पाएंगे। एक डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा आईपैड की हेल्प से। भी हम कोई फूड इंटेक करते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, वो डायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में हम बेसिकली फूड के तीन जो मैक्रो वाले पार्ट हैं उस पे मैं जाऊंगा। कार्ब, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, फैट और प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती हैं, तो कॉम्प्लेक्स से ये सिंपल में ब्रेक डाउन होती है। सिंपल ब्रेक डाउन होता है। और आपको मालूम है ब्रेक डाउन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से आप चबा चबा के खाते हैं, जब बाइट करते हैं तो मैकेनिकल ब्रेक डाउन है। उसके बाद ये स्टमक में जाता है। स्टमक में जाके केमिकल ब्रेक डाउन होता है, यानी कि केमिकल की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। और सबसे मेजर वाला पोर्शन होता है कार्ब्स। कार्ब्स ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये ड्यूोडेनम पोर्शन से एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में जाता है। फैट जो होता है वो फैट टूट के किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड।
प्लस ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल कहाँ से आया? आपने हमेशा सुना होगा ट्राइग्लिसराइड, जो फैट होती है वो तीन फैट ग्लिसराइड से अलग हो जाते हैं तो वो अलग बच जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो टूट जाता है अमाइनो एसिड में। अब ये सारी चीजें अब्जॉर्ब हो जाती हैं कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड में सबसे पहले आप देखेंगे तीन जगह पे ये चीजें स्टोर होती हैं ब्लड के थ्रू। ये है लीवर, ये है मसल, और एक होता है एडिपोज टिश्यू। जब ग्लूकोज यहां आता है ब्लड के थ्रू, तो सबसे पहले ये जाता है लीवर में, और लीवर में ये ग्लाइकोजन के में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन का मतलब है ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेट। जैसे आप दूध से खोआ बना लेते हो होता है, या कोई भी चीज को आप आरक निकाल लेते हो, ऐसे ही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन जो है जरूरत पड़ने पे वापस से ये ग्लूकोज में चेंज होके, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, लाइसिस का मतलब काटना, टूटना, वापस से आ जाता है। जब आप ग्लूकोज नहीं लेते हैं फास्टिंग के टाइम पे, क्या होता है, अमाइनो एसिड भी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एक मोलिक्यूल बोलते हैं पायरूवेट। अब ये समझ में आया ना? समझ में, बस थोड़ा सा स्टोरी समझ लेना, बाद में मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके अलावा ये पायरूवेट एसिटाइल को ए में चेंज हो जाता है। ऐसे ही ग्लूकोज मसल में चला जाता है, यूज हो जाता है। इसको यहां पे ले जाने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। ये सपोज करें ये ग्लूकोज चैनल है, इस ग्लूकोज चैनल को ओपन करने के लिए, अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। ओपन हो जाएगा, ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। तो ग्लूकोज अंदर जाएगा तो फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जो फैट है वो कहाँ जाती है? या आपने एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज खाया है, एक्स्ट्रा कार्ब खाया है, वो भी फैट में कन्वर्ट होके एडिपोज टिश्यू में जम जाता है। यानी कि ये फैट सेल होती हैं फैट को इकट्ठा करने के लिए, फैट सेल्स, राइट। अब जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो बॉडी में ये अकेला ग्लूकोज को तो मेटाबोलाइज करवाता है, पर दूसरी चीजों को रोक जाता है। अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोक देता है, और फैट के ब्रेकडाउन को ये रोक देता है। तो जब ग्लूकोज ज्यादा ले रहे हैं या ग्लूकोज प्रॉपर अमाउंट में रह रहे हैं तो मसल सेव होती हैं, और आपकी फैट, यदि आप फैट घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि जब 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 आप कोशिश करते हैं कि मुझे आ, अपनी बॉडी में फैट घटाना है, तो आपको हमेशा कट डाउन करना चाहिए ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज बॉडी फैट को तभी कैलोरी में यूटिलाइज करेगी जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट डाइट आप कम लेंगे। पर प्रोटीन और फैट कम नहीं लेना चाहिए, ये आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। ये कट करने की जरूरत होती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, फैट को कट कर देते हैं, और इस फैट की जगह इसको, ये अपने आप बढ़ जाता है ग्लूकोज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी एक तरीके से मसल उसकी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, फैट वैसा का वैसा पड़ा रहता है, क्योंकि फैट से पहले बॉडी प्रोटीन को यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है, तो मसल मास गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेस्ट वे क्या है वेट मैनेजमेंट का? तो हमें कार्ब को कट करना चाहिए, इसको बैलेंस डाउन करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये बॉडी में डाउन हो जाए, ये मेंटेन रहे, और आपका ओवरऑल वेट जो है वो फैट रिड्यूस हो, मसल टोन अप हो जाए, तो वो वापस बार बार में नहीं आता। अक्सर लोगों को देखने को मिलता है कि वो घटा लेते हैं
और फिर से जब वो वापस से नॉर्मल डाइट पे आते हैं फिर से बढ़ जाता है। ये सीधा सीधा इंडिकेशन क्या है कि आपने इसको डाइट से कम कर दिया, इसकी वजह से ये अपने आप डाइट में ज्यादा लेना स्टार्ट हो गए। और जब ये लेते हैं तो प्रोटीन भी आप कम लेते हैं, तो ऐसे में आप जब प्रोटीन कम लेते हो ज्यादा बार बार में भूख लगती है और आप कार्ब ज्यादा खा जाते हो। कार्ब ज्यादा खाओगे वापस से ये कि फैट में कन्वर्ट होके फैट सेल बना देगा। तो बेस्ट वे क्या है, कार्ब को कट डाउन करें जब भी आपको वेट घटाना है। अब मैं यहाँ पे आता हूं कि जब ग्लूकोज हमारी सेल में जाता है, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, सेल से बनी है। और सेल में यहाँ न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे एक अदर ऑर्गेनेली होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको अक्सर पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस का काम क्या होता है, एनर्जी देने के लिए। अब जब ग्लूकोज अंदर घुसता है तो यहाँ पे सेल के इस हिस्से को हम बोलते हैं साइटो। साइटो का मतलब दूसरा मतलब होता है सेल। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म ये लिक्विड, सेल का जो लिक्विड है इसमें घुसा, तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आती है NAD+ से। अब इससे अगला ये घुसता है एक दूसरे ऑर्गन में, इससे आगे की रिएक्शन होती है। पायरुवेट घुस जाता है कहाँ पे, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं घुसता माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पायरोट घुस जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए। अब ये जो एसिटाइल को ए है ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट तक इसको बोलते हैं हम TCA साइकिल। और इस जिस साइंटिस्ट ने साइकिल को एक्सप्लेन किया उसको बोलते हैं क्रैब, और इसको क्रैब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्रैब साइंटिस्ट को नोबेल अवार्ड भी मिला था इसलिए। सो ये हमारा बेस बेस है हमारी लाइफ का। ये कैसे बेस है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर वॉल है और ये इनर वॉल है। अक्सर हमें इतना ही मालूम होता है कि हमारा ग्लूकोज ही एनर्जी है, बट ग्लूकोज एनर्जी नहीं है। ग्लूकोज एक फ्यूल है, वो वापस वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, एसिटाइल को में। एसिटाइल को में किस में जाके चेंज होगा, एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। अब क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये समझ में आ जाएगा, बाद में देसी भाषा में भी समझाएंगे इसको बिल्कुल कॉमन वे में। और जो पायरुवेट होता है वो होता है 6,3H4O3। जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा लॉस किसका है, हाइड्रोजन का लॉस है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 3 गुना डिप्लीट कर गया है। क्यों, रीजन क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एक तो प्रोटोन है, पॉजिटिव चार्ज है, और आउटर वॉल पे इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब NAD+ यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन आयन अट्रैक्ट करके ये बना लेगा NADH। और NADH
बाद में ये रिलीज कर देता है अंदर जाके, किसमें अंदर जाके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस वॉल पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन। और ये कहां से बने हैं? ये यहां से बने, इस प्रोसेस से बने हैं, एनएडी से। अब यहाँ ये नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब होगा, ये चेन में, चेन में बंधे होते हैं, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, चार्ज कैरी करता है। और यहीं पे पॉजिटिव चार्ज आयन भी इकट्ठे कर दिया एनएडीएच ने। ये एनएडी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जब अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे एक चैनल होता है, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब है ऐसे एंजाइम जो एटीपी बनाते हैं। तो ये इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ ये एच आ गया और एच आके ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ए टी पी। माय डियर फ्रेंड, असली में हम जिंदा हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप हाथ हिला रहे हैं। तो आपकी असली जो फ्यूल है वो एटीपी है। यदि एनएडी नहीं होगा, एटीपी नहीं बन सकता, और एटीपी नहीं बनेगा तो हम सडनली डेथ कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो एनएडी कितना इंपॉर्टेंट है। एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट के साथ जुड़ा होता है एडिनोसिन नाम का शुगर। ये जब एक, ये समझो ये लकड़ी है, जैसे चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, ये एक लकड़ी देगा तो एनर्जी मिल जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी, डाइफॉस्फेट, 2 रह गया। फिर एक और ये लकड़ी दे देता है तो ये बन जाता है एएमपी। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक सिंगल लकड़ी रह जाती है, तो ये बर्निंग में काम आ जाते हैं, जो एनर्जी हम ले रहे हैं, मतलब सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये एनएडी हमारी चेन रिएक्शन को मेंटेन रखता है, और चेन रिएक्शन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप देखेंगे, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी बना सकता है। कितने? 38 एटीपी बना सकता है। और इसको बनाने, इसको कन्वर्ट होने के लिए 2 एटीपी यूज भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल इसके पास बचत में 36 एटीपी बचते हैं। तो एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो एनएडी प्लस बॉडी में कम पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होता। ये 36 की बजाय ये आपका 20 से नीचे आ जाता है एटीपी प्रोडक्शन। तो आप देखेंगे हम कमजोर से आप यंग रहते हैं, बस यंग नहीं, जिंदा ही आप एनएडी के कारण है, मैं बोल पा रहा हूं। तो इसमें एटीपी यूज हो रहा है। एटीपी कैसे बन रहा है? ग्लूकोज से। बिना एनएडी के ग्लूकोज से एटीपी नहीं कन्वर्ट हो सकता। सो इट एनएडी क्या है? Nicotinamide adenodinucleotide is an essential cofactor in all living cells that involved in fundamental biological process। जो बिल्कुल बेसिक हमारी जिंदगी है वो इसी पे, इस मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट है। सो चेन रिएक्शन में जो बता रहा था इलेक्ट्रॉन वाली, साइनाइड भी क्या करता है, उस चेन रिएक्शन को तोड़ देता है, उससे सडन हमारी डेथ हो जाती है। सो ऐसे ही एनएडी जो है वो हमारे चेन रिएक्शन को, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे यदि एनएडी के बायोलॉजिकल फंक्शन देखें तो एनर्जी प्रोडक्शन तो मैंने बताया, ये जो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसका? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। जो हमने वो बताया था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल, उसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे दूसरा काम क्या करता है? डीएनए रिपेयर करता है। कैसे रिपेयर करता है? एक्टिवेट एंजाइम प्रेप, एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। और पोली एडीपी
राइबोज पोलीमरेज दैट रिपेयर डीएनए। डीएनए को कैसे रिपेयर करता है? एक एंजाइम होता है जिसको प्रेप्स बोलते हैं। प्रेप्स का मतलब है पोली एडीपी राइबोज पोलीमरेजेस। ये एंजाइम जब एक्टिवेट होते हैं तो डीएनए को ये एक्टिवेट रिपेयर कर देते हैं। कहीं से न्यूक्लियोटाइड्स है या हमारे ये एक तरीके से मिथाइलेशन है, इनको वापस से रिपेयर करने का काम करते हैं। और डीएनए जब वापस से रिपेयर होता है तो हमारी पूरी सेल डीएनए, एक तरीके से डीएनए कंट्रोल पॉइंट है हमारी सेल का, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम्स में। सो उसमें उसको ये रिपेयर करने का काम करते हैं एनएडी। माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन हेल्थ टू मेंटेन माइट्रोकॉन्ड्रियल हेल्थ एंड एफिशिएंसी। यदि एनएडी नहीं होगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो भी आपकी चेन रिएक्शन थी वो नहीं हो पाएगी, एनर्जी नहीं बन पाएगी, ग्लूकोज, ये सारी साइकिल बंद हो जाएंगी। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन में एनएडी का बहुत बड़ा रोल है। और जितना भी पावर हाउस स्ट्रॉन्ग होगा सेल का, उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी, और उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी तो सारे बॉडी के फंक्शन, चाहे रिपेयरमेंट का हो, नई सेल बनने का हो, सारे के सारे प्रॉपर काम करेंगे। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन का मतलब है जो हमारे जीन है, जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करता है, उसको चलाने का काम करता है। स्पोर्ट्स सर्ट्यून्स, प्रोटीन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड लॉन्जिविटी। सर्ट्यून्स नाम के जो जीन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म और लॉन्जिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसको सेल को रिपेयरमेंट करने का, नई सेल बनाने का काम, डीएनए को रिपेयर करने का काम, इस तरीके से ये हेल्प करता है। सो यहाँ पे एनएडी प्लस कंजप्शन का जो रूट है, देखिए जब एनएडी जाता है सर्ट्यून्स, सर्ट्यून्स एनएडी से क्या होते हैं, एसाइलेटेड और डी एसाइलेटेड हो जाते हैं प्रोटीन। जैसे एसाइलेटेड होगा और जैसे वो डी एसाइलेटेड हो जाएगा, एसाइलेटेड और डी एसाइलेटेड, वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सचेंज करने पे ये एसाइलेटेड एक प्रोसेस है। जैसे वहां पे आप किसी भी प्रोसेस का नाम दे सकते हो। प्रोटीन में जो प्रोटीन एसाइलेटेड होकर सर्ट्यून्स को एक्टिवेट कर देते हैं। सो सर्ट्यून्स एक्टिवेट होंगे तो इसके पर्टिकुलर फंक्शन है, हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हमारे जीन को रेगुलेट करते हैं, हमारी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, नई सेल बनने में, और डेड सेल को भी बॉडी से निकालने का काम ये करते हैं। और हमारी मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन, जो ब्रेन का फंक्शन, उसको भी बेटर करने का काम करते हैं। सो एनएडी प्लस का जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे प्रेप जो है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे एक तरीके से डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, राइबो शुगर होती है। तो एक तरीके से प्रेप जो है वो वापस से राइबोज शुगर को दोबारा से उसको एक तरीके से फ्यूलिंग अप का काम करता है और रिपेयरमेंट का काम करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे CD38 नाम का एक बायोमार्कर होता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो CD38 बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये इन्फ्लामेशन का मार्कर है। और बॉडी में इन्फ्लामेशन, ऑटोइम्यून डिजीज होना, यानी कि बॉडी अपने आप को डैमेज पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। और एनएडी लेवल, जैसे एनएडी आप इसको देंगे तो ये एक्टिवेट इसका लेवल नहीं बढ़ पाता, और ये एक तरीके से बॉडी को सेव करने का काम भी करता है। सो यहाँ पे एजिंग के उसमें आप देखेंगे एनएडी लेवल जब 40 के बाद घटता है, तो 40 के बाद जब घटता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एनएडी लेवल आपका घटना स्टार्ट होता है। जैसे एनएडी लेवल घटेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, आपका पावर हाउस का काम, और आपके जो जीन है सर्ट्यून्स, जो आपको यंग रखने में काम करते हैं, वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में बॉडी में डैमेज पहुंचाने वाले इन्फ्लामेटरी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसका बायोमार्कर है आपका CD38 लेवल। सो डिक्लाइन, हमारा जो एनएडी लेवल है वो 65% तक डिक्लाइन करना कर जाता है 30 से 70 की एज में। धीरे धीरे 30 के बाद ये एकदम से डिक्लाइन करना स्टार्ट होता है। जैसे 30 के बाद फिजिकली आप नोट करेंगे तो रिंकल आएंगे, आपके स्किन पे झुर्रियां पड़ना स्टार्ट होंगी, बाल सफेद
ग्रे हेयर का ग्रे होना, जॉइंट्स की स्टिफनेस रहना, डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, नींद की जो क्वालिटी है, जो बचपन में नींद आती थी, जो यंग एज में आती थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाती है। याददाश्त शक्ति जो है, लाइक मेमोरी, कॉग्निटिव अलर्टनेस, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? एनएडी पे। और एनएडी जैसे डिक्लाइन करेगा, ये चीजें भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे एनएडी जब डिक्लाइन करेगा, लीड्स टू क्या करेगा? आप देखेंगे यहाँ पे जाके एनएडी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है। ये सेलुलर एनर्जी घट जाती है, एटीपी नहीं बनेगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एनर्जी कम मिलेगी तो नई सेल बनाने की पावर नहीं होगी सेल को अपने सारे सिस्टम। अब घर में आपकी कम लाइट आ रही है, डिम लाइट आ रही है, तो आप हैवी अप्लायंसेस को, फ्रिज को, एसी को, अदर जो वॉशिंग मशीन को नहीं चला पाएंगे, तो आपके घर के सारे काम डिले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी सेल के भी काम डिले होना स्टार्ट हो जाएंगे उसके पास यदि एनर्जी कम होगी। और ये एनर्जी किस पे कारण है? एनएडी के कारण है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अंदर आपके बोर्ड सेल पे, ऐसे सबस्टांस एक्युमुलेट होना स्टार्ट, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहे तो वो अंदर ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण सेल, लाजमी सी बात है, सेल का फंक्शन से लेके सेल की जो डेथ है वो अर्ली डेथ हो जाती है, प्रोग्राम डेथ इसको बोलते हैं। इसके साथ इम्पेयर डीएनए रिपेयरमेंट नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे जीन, बहुत सारी नई सेल बनने की एक्टिविटी रुक जाती है। इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है जब एनएडी लेवल डिक्लाइन करता है। और आप देखेंगे 40 साल के बाद ये सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी को देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे सर्ट्यून्स जो जीन है, वो लॉन्जिविटी उनका डायरेक्टली कनेक्शन होता है। एनएडी लेवल क्या करते हैं? एनएडी, आप यदि गार्जियंस बोले, यदि वॉचमैन भी बोले ना आप किसी सेल का, तो गार्जियंस बोल सकते हैं सर्ट्यून्स को। सर्ट्यून्स आर द गार्जियंस ऑफ आवर सेल। सर्ट्यून T1 से 7 तक जो हैं, वो एनएडी ही चाहिए उनको फंक्शन करने के लिए। गार्जियंस तभी काम कर पाएंगे जब एनएडी होगा। सो सर्ट्यून्स क्या कर रहे हैं? सेल को रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रेस, आपकी बॉडी में स्ट्रेस के को एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेशन जैसे डायबिटीज जैसी बीमारी होने से बचाएंगे, कैंसर जैसी बीमारी से आ सकते हैं। यदि आपका एनएडी लेवल ज्यादा रहता है तो कैंसर जैसी बीमारी से भी आप इजिली कोप अप कर सकते हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ, आपकी हार्ट की रिदम, जो आपकी बीट है या बीपी है, ऐसी चीजें जो कार्डियक फंक्शन से रिलेटेड है, वो कंट्रोल में रहती हैं जब आपका सर्ट्यून्स एक्टिवेट रहता है और ब्रेन फंक्शन बेटर रहता है। और सर्ट्यून्स अकेला एक तरीके से आप ये नहीं है कि भी सर्ट्यून्स को यही तरीका है। सर्ट्यून्स को एक्टिवेट रखने का एक्सरसाइज भी एक तरीका है। फास्टिंग से भी, आप जो फास्ट रखते हैं, फास्टिंग से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट सारे सर्ट्यून्स को नहीं, ये 7 टाइप के होते हैं, इनमें से कुछ फास्टिंग पे डिपेंड करते हैं, कुछ एक्सरसाइज पे डिपेंड करते हैं, बट सारे के सारे एनएडी पे डिपेंड होते ही हैं। सो लो एनएडी लेवल क्या करता है? इम्पेयर्ड सर्ट्यून्स एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारी फास्ट एजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हम 35 साल में, बहुत सारे लोग 50 साल के दिखते हैं। उसका मतलब यही है कि बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, जो एनर्जी है, वो कम हो गया है, उसकी वजह से उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे कैसे बूस्ट किया जा सकता है एनएडी को? लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि फास्ट करके भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो कुछ एंजाइम्स को। न्यूट्रिशन में आप देखेंगे B3, नियासिन, निकोटम, एवोकाडोज में, डेयरी, फिश, नट, इन सारी चीजों में ज्यादा होते हैं। सप्लीमेंटेशन जो है, एनएडी जो मॉलिक्यूल है, यदि आपकी बॉडी कम बना रही है तो एक ऐसा सप्लीमेंट आता है जिसको हम एनएमएन बोलते हैं। यदि वो आप रेगुलर लेते हैं, लगातार लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी बॉडी के एनएडी लेवल को 3x कर देता, 3 गुना बढ़ा देता है। और यदि आपका 3 गुना बढ़ता है तो वापस से आप यंग हो सकते हैं। अपनी जो फास्ट एजिंग चल रही है, उस फास्ट एजिंग को आप स्लो कर सकते हैं और रिवर्स डाउन भी कर सकते हैं, वापस से आप यंग हो सकते हैं सेलुलर लेवल पे, जिसको सेलुलर
रीप्रोग्रामिंग आप बोलते हैं। सो यहाँ पे एनएडी प्लस रिस्टोरेशन, यानी दोबारा से इसको रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एनएमएन जैसी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट, जो आपकी जैसे स्टडी जो बता रही है 2023 में पब्लिश्ड है, डॉक्यूमेंटेड जेनेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ एनएडी प्लस इन माइस टू इनहांस लॉन्जेविटी एंड हेल्थ स्पैन, ये प्रूवन है। So NAD level can also be regulated by lifestyle, selected nutritional interventions. NAD level may be evaluated, ये वैसे भी बढ़ाया जा सकता है। इंजेस्टन NAD प्लस बूस्टर जैसे एनेमन है और ट्रिप्टोफैन है, निकोटामाइड राइबोज है, ये ऐसी चीजें यूज करके भी इनको बढ़ाया जा सकता है। सो लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल इसको यदि लगातार यूज करते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, डायबिटीज जैसी चीजें रिवर्स डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाता है, एंड फिजिकल एक्टिव और लिपिड्स प्रोफाइल आपकी बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी है वो बढ़ना स्टार्ट होती है। तो और इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं है। एनएमएन इनहांस माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ये सारी ये स्टडी है मैं जो बता रहा हूँ, इसमें रेफरेंस दिए हुए हैं, ये कहाँ पब्लिश्ड है, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, ये आप इंटरनेट पर जाके भी चेक कर सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके से क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। सो यहाँ इंक्रीज ब्लड फ्लो, एंडोरेंस, स्टैमिना एक्टिवेट होता है एनिमल सप्लीमेंटेशन से। तो एक तरीके से एथलीट के लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट मैं इसको मानता हूँ। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो यंग फ्यूल है, यंग फ्यूल बेसिकली एक ऐसा पोटेंट प्रोडक्ट फॉर्मूला है जो एनएमएन एनएडी से बना हुआ है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट डले हुए हैं, ओमेगा है इसमें, अमाइनो एसिड है इसमें, और एक्टिव हर्बल ब्लेंड भी है, तो जो कि एविडेंस बेस्ड है और पेटेंटेड के साथ इसको फॉर्मुलेट किए। ये ओमेगा वाला पोर्शन है जो आपको बताइए है, हार्ट ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए ओमेगा चाहिए, तो नई सेल बनने के लिए ओमेगा चाहिए, उसके उसको ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए ओमेगा चाहिए, ब्रेन के लिए ओमेगा चाहिए। तो अकेला एनएमएन नहीं, मार्केट में जनरली एनएमएन मिल जाते हैं, बट इसके साथ आपको बहुत ऐसी चीजें भी साथ में एड ऑन करनी पड़ेंगी जो आपकी डेफिशिएंसी है उसको मीट आउट करवाएं और एक्स्ट्रा सिनर्जेटिकली इफेक्ट देके आपको पावरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट वो दे पाए। सो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ग्लूटाथाइन, Q10, ग्रीन टी और सिलेनियम, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाले गए हैं जो हार्ट के लिए और सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करने के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। सो करक्यूमिन एंड स्टिरोबिलिन जो है वो भी एक इन्फ्लामेटरी, जैसे वो CD38 मार्कर था, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम भी ये करते हैं। यहाँ यदि आप देखेंगे एनएमएन जो है और एनएडी ये इसमें डाले गए हैं, ये बेसिकली वही एनएडी बूस्टर का काम करते हैं। ट्राईमिथाइल ग्लाइसिन जो है वो डीएनए की रिपेयरमेंट में बहुत हेल्प करता है। AKG जो है कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये जो मैंने क्रैब साइकिल बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पायरुवेट बना था और एसिटाइल को ए बना था, इसके बाद अगला मॉलिक्यूल बनता है AKG अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो ये बनेगा तो आपके ATP बनेंगे, तो ये भी इसमें डाल, यहाँ पे आपको जनरली मार्केट में देखने मिलता है ये वाला, पूरा करवाने में बीच इंटरमीडिएट बीच बीच में कुल बन, ये कई बार कम पड़ जाता है, तो जैसे जैसे, और ये सेल को जिंदा रखने में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को अच्छा रखता है। सो एंटी एजिंग, पावरफुल एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है ये भी एनएमएन के बाद। और TMG भी एक तरीके से डीएनए को रिपेयर करता है, ये भी पावरफुल एक तरीके से एंटी एजिंग के इसका इफेक्ट है, स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है TMG। यहाँ पे अगला आप देखेंगे कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी, बायोप्रिंट ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट, जिंक और B3 ही एनएमएन जो बना है वो B3 का ही फॉर्म है, B3 से इसको बनाया जाता है एनएमएन को, तो B3 भी नेचुरल फॉर्म में इसमें डाला गया है जो कि आपकी बॉडी में जर्नली अंदर जाके NAD को बूस्ट कर पाए।
सो ये सारी चीजें इसको एक ग्लोबल लेवल पे सप्लीमेंट मार्केट में एक यूनिक फॉर्मुलेशन बनाती हैं। सो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल हैं, एविडेंसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में है। सो अभी बेस्ट ये आता है कि बेस्ट यूज कैसे किया जाए। देखिए, आपको लगता है कि आपका ब्रेन और आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल दिख रही है, ज्यादा रिंकल है, तो क्रिल को साथ में जरूर आप एड ऑन करें। दिन में इसको 2 बार यूटिलाइज करें, एक सुबह एक शाम को। इसके साथ आप असवा वन ऐड ऑन कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, आपको लगता है कि आप एक तरीके से आपके हार्मोन अनबैलेंस हैं, तो उस केस में आप इसको भी 2 बार यूज कर सकते हैं इसके साथ। और एवरीडे वन आप दिन में एक यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है कि स्ट्रेस में है तो असवा वन यूज करें, क्रिल वन इसके साथ हमेशा ही यूज करें। अच्छी डाइट ले रहे हैं तो एवरीडे वन आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो साथ में इसको डेली मल्टीविटामिन के रूप में ले सकते हैं। सो यहाँ पे यंग फ्यूल है। मैं हमेशा बोलूंगा कि स्टार्टिंग में जैसे आपको लगता है, पहले महीने आपने सुबह 2 कैप्सूल स्टार्ट किए और उसके बाद आपने इसके साथ एक आपने लिया। अब जैसे स्किन के लिए यूज करना है, फॉर एग्जांपल स्किन को आपने बेटर करना है, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या बनता है, क्रिल आपने 2 लिए, कोलाजन जो प्रोटीन है वो आपने आफ्टर ब्रेकफास्ट 10 ग्राम लिया, आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है ये। और सुबह सुबह खाली पेट 2 NMN यंग फ्यूल के रूप में ले लेने हैं। यदि आप लगता है स्ट्रेस है आपको, और स्ट्रेस के केस में आपने ब्रेन को ऐड कर सकते हैं, असवा असवा को ऐड कर सकते हैं, और आपका यंग ब्रेन 1 1, असवा 1 1, और यंग सुबह सुबह खाली पेट 2 आप यूज कर सकते हैं। सो बहुत बेहतरीन तरीके को आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन के केस में, स्पोर्ट्समैन में आप इसको स्पोर्ट्स के केस में फिजिकल परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए पहले हफ्ते एक लेना है, फर्स्ट वीक एक यंग लेना है, दूसरे हफ्ते सेकेंड वीक 2 लेने हैं, और थर्ड वीक 3 लेने हैं। फिर आप 3 3 करके लगातार 2 मंथ तक इनको चलाएं, फिर आप 2 कर सकते हैं। साथ में एक मल्टीविटामिन एवरीडे वन, वुमेन्स है तो स्वीट 18+। और आपको लगता है मेनोपॉजल केस में, जैसे वुमेन्स की 40+ के आसपास मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो 2 खाली पेट आपको यंग, एक कैल्शियम कैलमैगडी, और एक आपको डेली आपका अमेजिंग 40+ एंड क्रिल, ये आपने एक एक ऐसे करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है एंटी एजिंग के लिए। सैलेड पे ज़्यादा फोकस करें, प्रोबायोटिक एंड फाइबर पे ज़्यादा फोकस करें, अच्छी नींद लें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, और फास्ट फूड को अवॉइड करें, हाई कार्ब डाइट को अवॉइड करें, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करें, शुगर एंड साल्ट के हाई इंटेक को अवॉइड करें। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों के लिए